रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि इसमें मैं करंट अफेयर्स के बारे में आपको बताऊंगी और कुछ वोकेबलरी के ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने किसी के साथ इंग्लिश में भी आपने कोई डिस्कशन करनी है या बाज़ औक़ात लोग अपनी उर्दू लैंग्वेज में भी इंग्लिश की वोकेबलरी के वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो भी आप आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है, मौलाना फजल एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर पीएम इमरान रेजिग्नेशन बाय अ डे। मौलाना फजल ने वज़ीर आज़म इमरान के इस्तीफ़े के लिए एक दिन के लिए मियाद में तोसी कर दी है। यहाँ पे देखें, एक्सटेंड का मतलब होता है तोसी। अगर मेरे एग्ज़ाम्स इस नवंबर की 30 को थे, प्रिंसिपल ने नया ऑर्डर इशू किया है कि मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं अब वो 10 दिसंबर में होंगे। तो क्या हुआ, मेरी एग्ज़ाम्स की डेट एक्सटेंड हो गई, 30 नवंबर से 10 दिसंबर होगी। तो इसमें क्या हुई, तोसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंड। कोई भी चीज़, कोई भी डेट किसी से भी रिलेटेड हो, अगर टैक्स की उन्होंने कोई डेट दी हुई है कि यहाँ तक आप टैक्स पे अपना कर दें, डेडलाइन दी गई है। दूसरे नंबर पे देखिए, मैंने डेडलाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मखसूस मियाद के मुताबिक आपको डेट दे दी जाती है कि ये डेडलाइन है, यानी 30 नवंबर तक अगर आपने अपना टैक्स पे कर दिया तो आप को जुर्माना नहीं होगा। लेकिन अगर 30 के बाद आपने पे किया तो उसके बाद आप पर जुर्माना लागू होगा। तो यहाँ पे भी डेडलाइन का भी मतलब मैंने आपको बता दिया और एक्सटेंड का भी। एक्सटेंड बढ़ाना होता है और डेडलाइन एक मियाद दे दी गई होती है कि इसके बाद से जो होगा वो आमतौर पे, मतलब अगर ये जलसों में भी कहा जाता है कि हम हुकूमत को इतनी डेडलाइन दे रहे हैं, अगर हमारे मुतालबात माने गए तो ठीक, नहीं तो इसके बाद हम जो करेंगे वो हमारी अपनी मर्ज़ी होगी। उसके बाद हम मुतालबात भी आपके नहीं मानेंगे, कोई बात आपकी नहीं सुनेंगे। आगे देखिए, रेजिग्नेशन का मतलब होता है इस्तीफ़ा। ये हम गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी ले सकते हैं। अगर मैं किसी ऑफिस में जॉब कर रही होती तो मैं उस वक्त भी रेजिग्नेशन अगर मैं देना चाहती तो मैं दे सकती थी कि मुझे इस जगह पे काम करना अच्छा नहीं लग रहा, या ये इन्वायरमेंट मेरी पसंद का नहीं है, या कोई भी इशू हो सकता है। तो मैं वहाँ से अगर अपनी जॉब छोड़ रही हूँगी तो मैं वहाँ पे रेजिग्नेशन दूँगी। और अगर कोई काम अच्छा नहीं कर रहा होता तो उससे भी रेजिग्नेशन लिया जाता है। नंबर 4 पे देखें, बाय अ डे, एक दिन की तौसीह कर दी गई है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने संडे तक की डेडलाइन दी थी। अब डेडलाइन गुजर गई है, संडे नाइट ख़त्म हो गई, तो मंडे में उन्होंने कहा कि हम एक दिन की और तौसीह करते हैं इसमें, यानी एक दिन का और इजाफा कर लें कि आप लेट सपोज एक दिन आज का भी ले लें और डिसाइड कर लें जो हमारी डिमांड्स हैं उनको पूरा करें। तो बाय अ डे, एक दिन की। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, Tens of thousands of opposition supporters led by JUIF's Maulana Fazlur Rahman have gathered in Islamabad to demand the ouster of Prime Minister Imran Khan, warning of chaos if their demands were not met. JUIF के मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में हज़ारों हिज़्बी इख्तलाफ के हामी वज़ीर आज़म इमरान खान की बरतरफी के मुतालबे के लिए इस्लामाबाद में जमा हो चुके हैं। अगर इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो इंतशार की इंतबा है। यानी अब यहाँ पे मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसके वर्ड्स के मीनिंग के बारे में जो डिफ़िकल्ट है, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ। सपोर्टर्स का मतलब होता है हमायती। कोई भी बंदा अगर वो कोई तहरीक लेकर चलता है तो उसके साथ जो लोग मिलते जाते हैं उसके हामी होते हैं, तो वो उसके हमायती होते हैं, उनको सपोर्टर्स कहते हैं इंग्लिश में। अगर कहीं पे भी कोई भी कॉज हो रहा है, जैसे कोई कैंसर के बारे में आपको पता है कि अगर इमरान खान ने फ़ंड रेजिंग स्टार्ट की थी तो लोगों ने उसको सपोर्ट किया था, बहुत सारे लोग उसके सपोर्टर्स थे, बहुत हिमायती थे और लोगों ने उनके साथ बहुत सारा काम भी किया। आगे देखिए, होस्टर, बेदखल करना, यानी अगर आप किसी को कह रहे हैं कि वो अपनी जगह से हट जाए तो उसके लिए होस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, वार्निंग ऑफ क्यास, इंतशार की, ये वर्ड ज़रा मुश्किल है, इंतशार की इंतबा। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम सुना है क्योंकि आपको पता है जो उर्दू बोलचाल होती है उसमें हम इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये न्यूज़ से रिलेटेड है तो इसीलिए मैंने आपको न्यूज़ वाला ही वर्ड लिखा है कि अगर आप अगर लिटरल मानी लें तो इसका मतलब इंतबा होता है। तो वार्निंग ऑफ क्यास, क्यास का मतलब होता है इंतशार। आप देखें कि काफ़ी दफ़ा इस तरह के धरनों में या जलसों में इंतशार भी फैल जाता है कि कहीं पे कोई फायर हो जाता है, लोग में भगदड़ मच जाती है, या कहीं पे भी आप अगर देख लें कि कोई भी जगह जिधर पे आपको नज़र आ रहा है कि लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंतशार फैलाने वाले हैं और वो
ये बात साबित कर रहे हैं कि हम, अगर आप लोगों ने हमारी डिमांड्स ना मानी तो हम क्या करेंगे, हम इंतशार फैला देंगे, भगदड़ मच जाएगी, लोग बहुत ज़्यादा उसमें ज़ख्मी भी होंगे और लोग बहुत ज़्यादा उसमें हर तकलीफ़ भी होगी उनको, और नताइज जो हैं वो सही नहीं होंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है वार्निंग ऑफ केओस। इन लोगों ने इंतशार के बारे में उनको वार्निंग दे दी है, ख़बरदार कर दिया है कि अगर आपने हमारी डिमांड्स ना मानी तो फिर आगे इंतशार फैल सकता है। नेक्स्ट देखिए गैदर्ड, जमा होना। कोई भी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो रहे हों तो जो जमा होने का लफ्ज़ है उसको इंग्लिश में कहते हैं गैदर। यहाँ गैदर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि ये जमा हो चुके हैं, यानी कि पास्ट के बारे में बात की गई है। आगे देखिए डिमांड्स। डिमांड्स का मतलब होता है मुतालबात। मेरी क्या डिमांड है, अगर कोई पूछता है कि आप ये गाड़ी, मैं कहती हूँ मैं ख़रीदना चाहती हूँ, तो वो कहेंगे आपकी क्या डिमांड है, यानी आप क्या मुझे पे कर सकती हैं। या अगर मैं गाड़ी बेच रही हूँ तो कोई ख़रीद रहा है तो मैं उनसे पूछूंगी कि आपकी डिमांड क्या है, वो कहेगा मेरी डिमांड 10 लाख है, लेकिन मैं क्या डिमांड कर रही हूँ, मुझे 12 लाख रुपए में बेचनी। तो इस तरह के, यानी मेरा मुतालबा क्या है। डिमांड्स किसी जगह भी हो सकती हैं, कहीं लोग जैसे डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है तो उनकी डिमांड्स क्या है, तो यहाँ पे भी हम डिमांड का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी कोई भी डिमांड कर रहा हो, कोई भी मुतालबा कर रहा हो, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, तो मुतालबे के लिए वर्ड इंग्लिश का होता है डिमांड। यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा सुन लें। Tens of thousands of opposition supporters led by JUIF's Maulana Fazlur Rahman have gathered in Islamabad to demand the austere Prime Minister Imran Khan's warning of chaos if their demands were not met. आगे देखें, नेक्स्ट पैराग्राफ है सिक्योरिटी रिमेन्स टाइट इन इस्लामाबाद विद द गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेटिक सेक्टर जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द रैली साइट सील्ड ऑफ एंड रोड्स ब्लॉक फ्रॉम शिपिंग कंटेनर्स। हुकूमत और सिफारती शोबे के साथ इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त है। रैली साइट से सिर्फ कुछ किलोमीटर के फासले पर सील कर दी गई है और रास्ते कंटेनरों से रोके हुए हैं। यहाँ पे देखें, टाइट सिक्योरिटी, सख्त सिक्योरिटी। कहीं पे भी आप देखें कि आप डिप्लोमेटिक एनक्लेव में जाएं, कोई भी ऐसी जगह, या अगर आप मैरियट होटल में जाएं तो वहाँ काफ़ी सख्त सिक्योरिटी आपको मिलती है विदाउट अपनी आइडेंटिटी प्रूव किए। आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप बाहर के मुल्क से आए हैं तो तब भी आपको आपका पासपोर्ट, आपकी सारी अपने से रिलेटेड डिटेल्स जो होती है वो उनको बतानी पड़ती है, उसके बाद आप वहाँ एंटर हो सकते हैं। या अगर आप प्रेसिडेंट हाउस में जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर के, तो वहाँ पे भी टाइट सिक्योरिटी होती है। इवन के हमारी फोर्सेस के अगर जहाँ पे भी ऑफिसेज हैं, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो या नेवी का भी हो, तो वहाँ पे भी आप देखिए काफ़ी टाइट सिक्योरिटी होती है। आपका पास बनता है, आपकी आइडेंटिटी वो लोग प्रॉपर तरीके से कंफर्म करते हैं, उसके बाद ही आपको पास बनाते हैं और आप अंदर जा सकते हैं। और जहाँ पे आपने जाना है आपको सिर्फ वहीं का पास मिलता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ की सिक्योरिटी वो इंतहाई टाइट है। तो टाइट सिक्योरिटी का मतलब है सख्त सिक्योरिटी। डिप्लोमेटिक सेक्टर, सिफारती शोबा, यानी जो भी सिफारत खाने होंगे जिस जगह पे या जहाँ पे भी सिफारती काम हो रहा है, सिफारतकार जो हैं उनसे रिलेटेड जो कुछ भी मतलब बात होती है, इसको कहा जाता है डिप्लोमेटिक सेक्टर। सिफारती शोबा, रैली साइट, रैली की जगह, जहाँ पे भी रैली हो रही है, जहाँ पे भी वो अपना धरना दे रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो जिधर भी वहाँ पे जिस जगह पे भी ये हो रहा है तो उसको रैली की जगह, रैली साइट, रैली की जगह कहेंगे। आगे सील्ड ऑफ, बंद किया हुआ है, यानी जहाँ पे भी इसके अलावा जो भी जगह है वो बंद कर दी गई है। यानी उनके चारों तरफ अगर उनको सिर्फ जो जगह दी गई है रैली की, सिर्फ वही जगह पे वो लोग वहाँ पे अपना धरना भी दे सकते हैं। वहाँ पे जो भी स्पीच या जो कुछ भी दिया जा रहा है वो सिर्फ स्पेसिफिक उसी जगह पे। इसके अलावा बाकी एरिया को सील कर दिया गया है। बाकी एरिया क्या है, सील्ड ऑफ, बंद किया हुआ है। रोड्स ब्लॉक्ड, सड़कें बंद हो गई हैं, यानी उन्होंने, आप देखें कि आपको पता है कि काफ़ी दफ़ा क्या होता है, कंटेनर्स लगा के रोड्स को बंद कर दिया जाता है। जो उनको पता होता है कि ये रोड ख़ास जगह पर जा रही है, उससे अगर ये लोग मुंतशिर हो गए, वहाँ पर पहुँच गए तो शदीद नुकसान हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि कंटेनर्स को ला के वहाँ पर खड़ा कर देती है। ये असल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंटेनर्स होते हैं, इनके अंदर बहुत सारा सामान भी मौजूद होता है और ये लोग यहाँ पे जब कंटेनर को रख देते हैं तो इसका मतलब है वो जगह को बंद कर दिया जाता है। चाहे वो सड़क हो या कोई इमारत के पास लगा दिया जाए तो इसका मतलब है यहाँ पे दाखिला ममनू है। आगे देखें, JUIF calls all parties conference
APC for devising future course of action after deadline for PM Imran's resignation expired on Sunday night. JUIF ने पीर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालबा किया है कि वो इतवार की रात वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े की मियाद ख़त्म होने के बाद मुस्तकबिल के लाहे अमल को वाज़े करें। यहाँ पे देखें, डिवाइजिंग का मतलब होता है वाज़े करना, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मुस्तकबिल का अमल, यानी मुस्तकबिल का लाहे अमल उनका क्या है, तो ये होता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। एक्सपायर, मियाद ख़त्म होना, कोई भी चीज़ की मियाद अगर ख़त्म हो रही है तो वो एक्सपायर का लफ्ज़ उसके लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। या इसके अलावा अगर आपका कोई प्रोडक्ट आपने ख़रीदा हुआ है, शैम्पू के ऊपर डेट लिखी हुई है कि ये नवंबर की 25 तक जाएगी, तो इसका मतलब है इसके बाद जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर शैम्पू जो है आपका ख़राब हो जाता है या कोई प्रोडक्ट, दूध है, डेयरी की कोई चीज़ है, तो अगर आपका उनका प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा तो इसका मतलब है उन्होंने जो डेट दी है इसके तक उनकी ये सारी की सारी जो डेट है वो ये इस डेट तक है। इसके बाद जो कुछ भी होगा वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आपको इसके बाद इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो एक्सपायर का मतलब होता है मियाद का ख़त्म हो जाना। कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सपायर हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 1 साल का था, 30 दिसंबर को मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो तब भी हम एक्सपायर का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। एक्सपायर के बहुत सारे इस्तेमाल हैं इंग्लिश में, अगर आप गूगल भी करें तो आपको एक लॉन्ग लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको एक्सपायर के बहुत सारे मीनिंग्स मिलेंगे। आगे देखें, नेक्स्ट पैराग्राफ है, गवर्नमेंट हैज़ रिजेक्टेड द डिमांड्स रिगार्डिंग रेजिग्नेशन एंड फ्रेश इलेक्शंस विदाउट मिलिट्रीज पार्टिसिपेशन। हुकूमत ने इस्तीफ़े और फ़ौज की शराकत के बग़ैर ताज़ा इंतखाबात के हवाले से इनके मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। यहाँ पे देखें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, रिजेक्ट, मुस्तरद। आप मुझे कोई भी ऑप्शन देते हैं कि अगर आप ये कर देंगी तो ये हो जाएगा, तो मैं उसको मुस्तरद करती हूँ, तो मैं कहूँगी मैं रिजेक्ट करती हूँ। यानी मैं आपकी जॉब, अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे जॉब इतने पैसों में दे देंगे और उसके बाद मुझे ये सारी डिमांड्स होंगी कि कंपनी कहेगी आप 9 से लेके रात के 9 बजे तक जॉब करेंगे, जो भी वो डिमांड्स अपनी बताएंगे, लेकिन मुझे हाईली पे किया जाएगा। अगर मुझे ये चीज़ें सूटेबल नहीं है तो मैं उनकी इस डिमांड को, इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दूँगी। यानी मैं कहूँगी मुझे ये कबूल नहीं है। कोई भी चीज़ आपने रिजेक्ट करनी है। अगर आपको कोई ड्रेस मैं दिखा रही हूँ कि भाई ये ड्रेस देखें, ये इस पार्टी के लिए अच्छा, मुझे पसंद नहीं, तो मैं इसको मुस्तरद कर दूँगी, मैं रिजेक्ट कर दूँगी। रिजेक्ट के भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं इंग्लिश में। तो अगर आपने कोई कंपनी के CEO को अपना एक कोई प्रोजेक्ट बताया कि ये प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ, उनको वो सही लगेगा तो वो कहेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये रिजेक्ट कर दिया गया है। हायर ऑफिशियल्स कहते हैं कि इस पर काम नहीं होगा। तो रिजेक्ट करने के बहुत सारे यूजेस हैं इंग्लिश में। ये भी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि वीडियो मुझे शॉर्ट रखनी होती है तो मैं इतना इन डिटेल इनके मीनिंग्स और इनके सेंटेंसेस को आपको नहीं बताती। आगे देखें, डिमांड्स, मुतालबात, फ्रेश इलेक्शंस, ताज़ा इंतखाबात। ताज़ा इंतखाबात के बारे में बात हो रही है क्योंकि इनकी डिमांड एक ये भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपना रिज़ाइन करें और उसके बाद ताज़ा इंतखाबात हों, यानी फ़्रेश इलेक्शंस हों। तो ताज़ा इंतखाबात के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंग्लिश में फ़्रेश इलेक्शंस। फ़्रेश, कोई भी चीज़ ताज़ा हो उसके लिए फ़्रेश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड फ्रेश है, एग्स फ्रेश हैं, वेजिटेबल्स फ्रेश हैं, कोई भी चीज़ ताज़ा है तो उसके लिए हम फ्रेश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्शंस के बारे में बात की जा रही है, वो भी ताज़ा, कि अभी यानी जो ही वो इस्तीफ़ा देंगे उसके बाद ताज़ा इलेक्शंस होंगे, तो फ्रेश इलेक्शंस, इसके लिए यहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। विदाउट पार्टिसिपेशन, शिरकत के बग़ैर, यानी उनका एक ये भी डिमांड है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने इस्तीफ़ा देने के बाद जब इलेक्शन करवाएं तो उसके बाद पार्टिसिपेशन किसकी नहीं होनी चाहिए, आर्मी की नहीं होनी चाहिए, फोर्सेस की नहीं होनी चाहिए। यानी अगर वो जो कुछ भी चाहें, अगर वो धांधली भी करना चाहें, मर्ज़ी से वोट बैंक अपना बना लें, स्टैम्प्स लगा लें, उनको हर चीज़ अलाउ होनी चाहिए। क्योंकि आर्मी अगर किसी जगह पे आ जाती है तो वहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती है, कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी नहीं होती। और इन लोगों की डिमांड इसीलिए यही है कि वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ चूँकि पॉसिबल नहीं है, अपनी मर्ज़ी से लोग सेलेक्ट नहीं हो सकते, और इलेक्शंस की भी उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हमेशा सारे लोग इसीलिए ही कामयाब होते चले आ रहे थे। बार बार इलेक्शन में उनमें उनकी कामयाबी इसीलिए मुमकिन हो रही थी कि वो अपनी मर्ज़ी से वोट करते थे और रजिस्टर्स भी अपनी मर्ज़ी से भरते थे। और जब किसी जगह पे आर्मी इन्वॉल्व हो जाती है तो वहाँ पे हर चीज़ फेयर तरीके से चलती है,
वो अपने गार्ड्स बाहर खड़े कर देते हैं अपने सोल्जर्स को, और उसके बाद जो होता है प्रॉपर तरीके से लोग आर्मी के मौजूदगी में सेंटर्स में जाते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं और बाहर निकल आते हैं। और वहाँ पे इस तरह का कोई धांधली का कोई चक्कर नहीं होता। तो ये एक दफ़ा फिर सुन लें इसको। गवर्नमेंट हैज़ रिजेक्टेड द डिमांड्स रिगार्डिंग रेजिग्नेशन एंड फ्रेश इलेक्शंस विदाउट मिलिट्री पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट देखें, DGISPR says Army is an impartial institution which supports legitimate government. DGISPR का कहना है कि फ़ौज एक गैर जानिबदार इदारा है जो जायज़ हुकूमतों की हमायत करती है। यहाँ पे देखें, इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है गैर जानिबदाराना इदारा, यानी एक ऐसा इदारा जिसका किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। जब भी फ़ौज अगर आकर जो इलेक्शन के दिनों में अगर खड़ी होती है सेंटर्स के बाहर, तो इसका मतलब होता है वो किसी पार्टी के बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि उनका मकसद यही होता है कि जो कुछ भी हो फेयर हो, और जो भी बंदा सेलेक्ट हो जो भी इलेक्शंस के थ्रू वो फेयर तरीके से हो। ये ना हो कि आप ख़ुद से बैठ के बैलेट बॉक्स को अपने वोट्स के साथ भरना शुरू कर दें और अनाउंस कर दें कि जी मैं कामयाब हो गया। तो यहाँ पे आर्मी का ये कहना है DGISPR का कि फ़ौज एक गैर जानिबदार इदारा है, यानी इसका किसी पार्टी के साथ कोई लिंक नहीं है। सपोर्ट का मतलब है हमायत करता है, यानी सपोर्ट हमायत करने को कहते हैं, यानी मैं अगर किसी को सपोर्ट करती हूँ तो मैं उनकी हमायत करती हूँ। तो आगे देखें, लेजिटिमेट जायज़। लेजिटिमेट का लफ्ज़ बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, ये मेरे लेजिटिमेट राइट्स हैं, मेरे जायज़ हकूक़ हैं। लेजिटिमेट का भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसे भी गूगल कीजिएगा। जो मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ ना, तो मैं आपको एक सेंस में बताती हूँ, हर वर्ड को बहुत सारी सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश आपको जल्दी सीखनी है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी। जैसे मैं आपकी एक वीडियो बनाने के लिए पहले पोस्ट लिखती हूँ, उसको ट्रांसलेट करती हूँ, फिर पहले ख़ुद से समझती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हर चीज़ के लिए मेहनत दरकार होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसके लिए आप थम्स अप यानी लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि इंग्लिश सीख रहे हैं, और मेरी वीडियो को जो है बेल आइकन अपना ऑन कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं आपको नया वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी मैं मेहनत करती हूं, जब वीडियो बनाती हूं तो फिर मुझे भी थोड़ा सा आपसे एक कंट्रीब्यूशन चाहिए कि आप वीडियो में मेरे साथ थोड़ी सपोर्ट करें ताकि मैं खुशी के साथ और भी इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।